संगीत की कला दुनिया में सबसे बड़ा खजाना है। संगीत ना सिर्फ हमारे कानों को मधुर लगता है, बल्कि संगीत स्ट्रेस लेवल कम करने का भी काम करता है। संगीत का इस्तेमाल वैदिक काल से भी पहले से हो रहा है। संगीत ना सिर्फ गायन, बल्कि नृत्य और वाद्य वादन जैसी कलाओं का भी समावेश है। संगीत दुनिया की वो कला है जो कि व्यक्ति से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। संगीत व्यक्ति को जोड़ने का काम करती है और व्यक्ति के मन को बहलाने का भी काम करती है। व्यक्ति भले ही कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन जब भी संगीत के मधुर सुर उसके कानों तक पहुंचते हैं तो उसका ध्यान संगीत की तरफ आकर्षित होता है। संगीत के माध्यम से व्यक्ति अपनी खुशियों को और गमों को व्यक्त कर सकता है। साथ ही व्यक्ति का अकेलापन भी संगीत के माध्यम से दूर हो जाता है। वहीं किसी महान पुरुष ने कहा है, संगीत एक ऐसी दवा है जो कि व्यक्ति के मन के विकारों को ठीक करती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 और मैं हूं आपका दोस्त आरजे राघव, लेकर के हाजिर हूं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगीतकार श्री जगमोहन कुमार पटेल जी। आप वर्तमान में जिंदल स्कूल में म्यूजिक सिखाते हैं। और भी जानेंगे हम पटेल जी से संगीत के विषय में। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं पटेल जी आपका हमारे इस प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद आप सभी का। पटेल जी, आज हम इस प्रोग्राम में संगीत के विषय में बहुत सारी चीजें जानेंगे जो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं। जी जी जी। मगर सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपके बारे में। तो आप हमें और हमारे श्रोताओं को अपने बारे में कुछ बताएं कि जैसे कि हमने कहा कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगीतकार हैं, तो आप पहले कहाँ थे और अभी वर्तमान में ओपी जिंदल स्कूल में एज ए म्यूजिक टीचर कार्यरत हैं। तो कैसे आपका रायगढ़ आना हुआ? जी जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सारे सुनने वालों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आपके रायगढ़ शहर के एक छोटे से ग्राम है ब्लॉक लैलूंगा, वहाँ से हूँ। और जन्म स्थान तो मेरा जिला बिलासपुर, अब वर्तमान में जो जांजगीर जिला है, कोटमी ग्राम से हुआ। मेरे दादाजी आपके रायगढ़ दरबार में ही महाराज चक्रधर सिंह जी के दरबार में कथक नृत्य करते थे जी। तो प्रारंभिक शिक्षा समझ लीजिए हमारे घर से ही हमको मिली है। बड़े भाई तत्पश्चात खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर उन्होंने तबला के प्रशिक्षण लिया है। तो उनके सानिध्य में मुझे संगीत सुनने को मिला और घर में वातावरण चूँकि संगीत का था है। फिर स्कूलों से हमारी शुरुआत हुई। आपको मैं बताना चाहूँगा कि संगीत मैंने दादी जी के साथ, अपने दादी जी जो भजन गाती थी, तो शुरुआत में उनके साथ में ढोलक बजाता था। ढोलक बजाते बजाते उनके गाने को सुनने लगा, बजाने लगा और सुनते सुनते फिर उसमें फिर मैं लीन होता गया। और आफ्टर 12th करने के बाद फिर रुचि इतनी बढ़ गई कि मुझे खैरागढ़ जाने की इच्छा हुई और खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। तत्पश्चात बस सिलसिला चलता आ रहा है। और हमने सुना है कि संगीत एक ऐसी कला है, कुछ लोग को तो गॉड गिफ्टेड मिलती है और जिनको गॉड गिफ्टेड नहीं होती है कला, ये अभ्यास करके इसमें पारंगत हो जाते हैं। और आपको सुन के ऐसा लगता है कि आपके पास दोनों हैं, एक तो गॉड गिफ्टेड प्लस आपने इसमें बहुत अभ्यास भी किया है। जी जी जी। तो जैसा कि संगीत में सर बहुत सारी विधाएं होती हैं, आप उन विधाओं के बारे में हमें और हमारे श्रोताओं को बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। संगीत में तो हमारे भारतीय जो संगीत है, भारतीय शास्त्रीय संगीत, उसमें उत्तर भारतीय संगीत होता है जिसको हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं। एक होता है कर्नाटक शैली में गायन। तो गायन के दो विधा हमारे देश में प्रचलित है और वेस्टर्न पद्धति है जो हमारे देश की तो नहीं है, लेकिन आजकल लोग उसको भी सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। और क्लासिकल में भी लोगों की रुचि के लिए उसमें भी एक अलग अलग पक्ष आता है, क्योंकि आप क्लासिकल का मतलब ये समझ लीजिए कि वो विराट पेड़ है। अच्छा। और उसकी जो शाखाएं हैं, सुगम संगीत जिसमें आता है आपका गज़ल हो गया, भजन हो गया, ठुमरी हो गया, दादरा हो गया, लोक संगीत है। लोक संगीत तो आप गांव में कई लोग गाते रहते हैं, उसमें बड़े अच्छे अच्छे कलाकार होते हैं। ठुमरी की गायन शैली भी आप देखे होंगे, कई लोग गॉड गिफ्टेड जैसे बात कही आपने, तो कई ऐसे हैं जो बहुत अच्छे गा लेते हैं। लेकिन जब शास्त्रीय संगीत की बात आती है, आप करोके में गा सकते हैं, पिक्चरों के गाने गा सकते हैं, ऑर्केस्ट्रा में गा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक शास्त्रीय संगीत की बात आती है तो सीखना ही पड़ेगा आपको जी। और बिना गुरु के इसका ज्ञान मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे जो गुरु जी है, मुझ पर कई गुरुओं की कृपा रही, मैं भी भटकता रहा। तो मुझ पर कई गुरु, जैसे मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगा जिनका गंडाबंद शागिर्द हूँ, उस्ताद इरशाद अहमद खां वारसी साहब, जो अब इंतकाल कर गए।
तत्पश्चात में श्री बसंती मोती जी, जी। जिन्होंने सुगम संगीत की नींव ही खैरागढ़ विश्वविद्यालय में रखा है। अच्छा। जिनकी एक डिप्लोमा करके गीतांजलि होता है, वो उन्हीं की देन है। तो उनसे मैंने सीखा और विधिवत शिक्षा ली। विधिवत शिक्षा के साथ साथ उनके जो बताए हुए मार्ग है उसका अनुसरण करते हुए कठोर अभ्यास करना पड़ा उनके सानिध्य में, तब जाके मैं आपके बीच में हूँ। जी सर, ये तो आपने सही कहा कि कठोर अभ्यास करने से, मेहनत करने से ही वो मुकाम हासिल होता है जहां पहुंचने के लिए कई लोग केवल संघर्ष करते रह जाते हैं। और हम आपसे और भी जानेंगे संगीत के विषय में, संगीत के बारे में, मगर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आप हारमोनियम लेकर आ जाए हैं, जी जी जी। तो हम बहुत उत्सुक हैं कुछ सुनने के लिए। तो बाकी बात हम बाद में करेंगे, पहले सुनना चाहते हैं आपसे कोई भी गीत, गजल, जो भी आप हमें और हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें। जी जी बिल्कुल, मैं आप सबको बताना चाहूँगा जिनका मैंने पूर्व में नाम लिया, आदरणीय श्री बसंती मोती जी, जो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत में उनके कई कंपोजिशन लोग उनसे सीखने आते थे, लेकिन उनको जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। मैं आज उन्हीं के कंपोजिशन से शुरुआत कर रहा हूँ और जो कुछ भी आप मुझसे सुनने जा रहे हैं सब उन्हीं की कृपा है, इसलिए आप ये समझ लीजिए कि सब गुरु कृपा है। सबसे पहले मैं एक गज़ल, ये है हबीब जालिब जी, जी। शायर हैं। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक दुख हम सहते हैं, हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। क्या देखिए। बात। दर दिल की बात लबों पर ला कर अब तक दुख हम सहते हैं। दिल की बात लबों पर ला कर अब तक दुख हम सहते हैं। हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक दुख हम सहते हैं। एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं। एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं। दुनिया वाले दिल वालों को, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक दुख हम सहते हैं। बीत गया सावन का महीना, मौसम ने नजरें बदली। बीत गया बीत गया बीत गया बीत गया बीत गया सावन का महीना, मौसम ने नजरें बदली। लेकिन इन प्यासी आँखों से, लेकिन इन प्यासी आँखों से
अब तक आंसू बहते हैं। हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं, दिल की बात लबों पर लाकर अब तक दुख हम सहते हैं। अभी आपने बहुत बढ़िया गज़ल सुनाई हमें, और जब हम इसे सुन रहे थे तो जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा कि संगीत के सुर इतने मधुर होते हैं कि हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और ये गज़ल जैसा कि आपने बताया कि है किसी और की, जिसको आपने संगीतबद्ध किया, तो जी इसकी बस। पूरी संगीत की रचना आपने की है कि कहीं से ऐसा आपने सुना है कि सेम वैसा ही है ये? नहीं, ये मैं जिस गुरु जी के सानिध्य में रहा हूँ, ये उनकी कृपा है, बस यही समझ लीजिए। बसंत तिमोथी जी की दिन है, मेरा क्या कहूँ, जो कुछ है सब उन्हीं का है, और सब उनकी कृपा से मैं आपके साथ में कर रहा हूँ। और जैसा कि आप बहुत जल्दी, हमने सुना है कि आप संगीतबद्ध कर लेते हैं किसी भी गीत को, किसी भी गज़ल को या कोई भी कविता को। हमने ऐसा सुना है कि आपके पास शब्द दे दिया जाए तो आप उसे सुर में ढाल लेते हैं। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। इस विषय में हम आपसे बात करेंगे। और अभी आपने हमें इतनी बढ़िया गज़ल सुनाई, हम भी आपको एक गीत सुनाना चाहते हैं आपकी ही पसंद का। जी। तो हम ये जानना चाहते हैं आपकी पसंद का कोई एक गीत जो हम आपको सुनाएं। मेरी पसंद का सबसे पहले तो मैं सुनना चाहूँगा किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, चूँकि ये भूपेन जी ने गाया है, और हमारे बप्पी दा जो आज हमारे बीच में नहीं है, श्रद्धांजलि स्वरूप में उनको सुनना चाहूँगा। बिल्कुल आप इसको सुनाइए। जी सर, हम इसको सुनाएंगे। और हम अधिकतर कहते हैं कि इस गीत को इस गीतकार ने लिखा, इसने म्यूजिकबद्ध किया, और आप संगीत को इतने अच्छे से जानते हैं कि आप खुद ही बता दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि 2 लाइन आप इसको थोड़ा सा गुनगुना दें, और साथ में इस गाने को हम सुनेंगे फिर। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है। हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। सर, ये बहुत बढ़िया गज़ल आपने भी सुनाई। और ये सच में गज़ल के शब्द कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि हम इसको महसूस कर पाते हैं। जी। सर, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगीतकार हैं, तो आप उस यात्रा के बारे में हमें बताएं कि आप कहाँ कहाँ गए हैं और वापस कैसे आना हुआ आपका रायगढ़, और उसकी वजह भी हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन से पहले पहली बार गया था, तो एक घटना आपको सुनाना चाहूँगा। जिस समय मैं म्यूज़िक के बारे में उतने अधिक जानता नहीं था जी। लेकिन वहाँ जब पहली बार जाना हुआ, तो मैं जब गाने लगा तो लोग कहने लगे कि आवाज़ आपकी जगजीत सिंह जी से लगती है। मैं कहा जगजीत सिंह जी कौन है भाई? तो वहाँ एक लिसनिंग रूम है जहाँ पर एलपी रिकॉर्डिंग है, सारे बड़े बड़े हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो भी आर्टिस्ट है, भारत के मूर्धन्य लोग हैं। तो वहाँ पर मैंने सुना, और वहाँ पर रॉयल अल्बर्ट हॉल जो लंदन में उनका रिकॉर्डिंग था, वो रिकॉर्डिंग सुना। तो मेरी बड़ी इच्छा हुई कि मुझे इनसे मिलना है और उनके जैसा बनना है। बस शुरुआत वहीं से हुई, और बस उनके जैसे बनने की चाह लेकर, समझ लीजिए, मैं जब ग्रेजुएशन कर लिया तो मैं कहा ये काम तो यहाँ रहकर नहीं हो सकता। फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली से फिर 10 साल तक हरिद्वार में रहा, वहाँ की स्टूडियो वगैरह में वर्क करता रहा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है गायत्री परिवार की, वहाँ मैं एज ए म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में रहा, और जो विश्व के 175 देशों में कंपोजिशन जो भी करता था वो जाती थी। और वहाँ चूँकि जाने के बाद फिर देश विदेश से मेरा परिचय होने लगा, और उसी परिचय में एक क्षण ऐसा भी आया कि मुझे लंदन बुलाया गया। अच्छा। और लंदन फिर पहुँचा हूँ, और वहाँ फिर भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार समझ लीजिए, और साथ ही भारतीय दर्शन के साथ साथ भारतीय म्यूजिक को मैं सिखाने का काम किया जी। ऐसी मेरी यात्रा रही। और तत्पश्चात 20-22 साल में देश के विभिन्न स्थानों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गायन शैली करता रहा। और 20-22 साल बाद जब मैं घर आया तो कई बार बुलावा स्कूल से यहाँ का आता रहा। मेरे मित्र गण यहाँ पर काम करते हैं,
तो एक बार तो आओ घूमने, एक बार तो आओ घूमने। तो ऐसे सहज में घूमने ही गया था। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे यहाँ पर काम करने का अवसर मिल जाएगा। तब हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर जी हैं, उन्होंने सुना कैमरे के माध्यम से, चाहे कैसे माध्यम से, लोगों ने शायद बताया होगा कि आए हुए हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया और बस बातचीत हुआ। और बातचीत का सिलसिला ऐसा हुआ कि उसके बाद मैं ठहर सा गया सब। अब पारिवारिक भी कारण आप समझ लीजिए कि चलो बहुत देश दुनिया देख लिया, थोड़ा सा घर का ध्यान रखो। जी, बहुत बढ़िया आपने कहा। और किसी ने कहा था कि पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है, परिवार के साथ बैठ के खाना बड़ी बात है। ये आपने बहुत बढ़िया चीज़ कही। और एक प्रकार से एक गुप्त ऑडिशन भी चल रहा था, जैसा कि आपने बताया कि कैमरे से देख रहे जी थे। जी 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 बिल्कुल। पटेल जी, आप बहुत बढ़िया से बता रहे हैं। और जैसा कि हम संगीत के बारे में आपसे कुछ सीखना भी चाह रहे हैं और सीख रहे हैं, एक सवाल हमारे मन में था कि गीत, गज़ल और नज़्म, इसको हम शब्दों में तो अलग अलग सुनते आ रहे हैं, जी 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 इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? आप कुछ हमें बताना चाहें और हमारे श्रोताओं को। जी 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 बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। जहाँ तक जैसे आप गीतों की बात कर रहे हैं, तो गीत आप जैसे हम सुनते हैं, जब फिल्मी गीत सुनते हैं, जी तो फिल्मी गीत में भी वियोग के भी गीत होते हैं, श्रृंगार परक गीत होते हैं, माता के ऊपर होते हैं। गीतों के कई प्रकार होती हैं। जी तो हर गीत के मूल में जो लेखनी होती है, उस पर जाकर एक तो धुन बनती है, उसमें फिर संगीत की बात आ रही है। तो संगीत में, गायन शैली में, गीतों में जैसा आपको भाव मिलता है वैसे संगीतकार उसको बनाते हैं। लेकिन गाने की जहाँ गीतों की बात आ रही है, तो टप्पा होती है, ठुमरी होती है, ये अलग अलग गीतों की विधा है। जी और इसमें मूलतः रूप से हम लोक भाषा के जो शैली होती है या लोक गीतों को ले लेते हैं, जैसे लेखनी में जो होते हैं। और जब गज़ल की बात आती है, तो गज़लों में ज़्यादातर आप सुने होंगे कि उर्दू या फारसी शब्दों का प्रयोग होता है, जी। या शायरी के जैसे समझ लीजिए, सीधी भाषा में शेर व शायरी के जैसे लिखा होता है। दो दो लाइन में बातें होती है, लेकिन बहुत सारी उसमें गहराई होती है, चिंतन परक होती है। तो लोग गज़लों को सुनते हैं, लेकिन हवा में ऐसे निकल जाए ऐसी बात नहीं है। तो उस पर काफ़ी चिंतन करना पड़ता है। गज़लें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप मनन करेंगे तो उस पर आप अगर आप थोड़ा सा भी मनन कर लें, तो आपके जीवन में कायाकल्प हो जाएगा, समझ लीजिए। और जहाँ तक गज़लों का कंपोजिशन है, गज़लों का कंपोजिशन, जैसे आप पिक्चरों के गाने सुनते हैं तो बहुत सारे म्यूजिक होते हैं, हैवी म्यूजिक भी हो जाते हैं, डांस करने वाले भी हो जाते हैं, लेकिन हम ये रूप गज़ल में नहीं कर सकते। गज़लों में क्योंकि गंभीरता रहती है, इसलिए, और श्रृंगार परक रहती है, तो कुछ जैसे शाकी है, जाम है, ये सब आप शब्द सुने होंगे। तो जैसा विषय आता है वैसे कंपोजिशन किया जाता है। लेकिन आप नज़्म की बात आ गई, जी तो नज़्म क्या है? एक आप समझ लीजिए, किसी कहानी को हम शुरू करते हैं लेखनी में, और उसी को लेकर फिर अंत करते हैं। जैसे जगजीत सिंह के बहुत एक फेमस नज़्म है, तेरी खुशबू से भरे खत को मैं जलाता कैसे, आपने सुना होगा, उन्होंने गाया हुआ है। तो ये जो शुरुआत होती है, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया आपने समझाया। और मेरी निजी राय ये कि जैसे एक पानी है, तो जो गहरा पानी है वो गज़ल है, जहाँ उफान कम होता है मगर गहराई बहुत रहती है। जी। और जो कोने में उफान लेता रहता है, उसको अपन गीत अलग अलग विधा में बोल सकते हैं। आपने जो ठुमड़ी वगैरह कुछ कहा, तो हम और आगे बढ़ेंगे। और आपने अभी एक नज़्म की बात की है, तो यदि आप हमें सुनाना चाहें वो। मैं नज़्म तो नहीं, लेकिन एक नज़्म जैसा ही समझ लीजिए, एक सागर नज़मी जी जी एक शायर है, नज़्म के बाद से याद आई, तो उनका बहुत अच्छा लिखा हुआ है, एक कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहूँगा। स्वागत है। जागते रहिए मगर क्या होगा, जागते रहिए मगर क्या होगा, वक्त पर अपने
सवेरा होगा, वक्त पर अपने सवेरा होगा, जागते रहिए मगर क्या होगा। मुझको एक शख्स ने बर्बाद किया, मुझको एक शख्स ने बर्बाद किया, तुम न होगे कोई तुम सा होगा, तुम न होगे कोई तुम सा होगा। बहुत अच्छी पंक्ति है। इतनी शम्माओं की जरूरत क्या थी, इतनी शम्माओं की जरूरत क्या थी, क्या अभी और अंधेरा होगा, क्या अभी और अंधेरा होगा, वक्त पर अपने सवेरा होगा, जागते रहिए मगर क्या होगा। बहुत बढ़िया साथियों, अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे रेडियो धूम 89.6 में, और आज सुरों की महफिल लगी है। सर, जैसे मैं सुरों की महफिल इसलिए कहा क्योंकि आप हैं अकेले, मगर जब आप गाते हैं और हारमोनियम बजाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक महफिल में हम बैठे हैं और लग रहा है कई लोग सुन रहे होंगे मगर हम केवल आप में लीन हैं। ये आपकी धन्यवाद। प्रतिभा है और एक आपने जो अभी तक सीखा है वो पूरा एक एक सुर से झलक रही है वो सारी चीज़ें। सर, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि आप हारमोनियम बजा रहे हैं, इसमें हमने सुने हैं 7 सुर होते हैं, ये तो सभी जानते हैं। जी जी जी। और 12 सुर भी होते हैं। जी जी। तो इन सुरों के बारे में आप हमें कुछ बताएं कि ये 7 से 12 कैसे हो जाते हैं, क्योंकि मैं कभी गाता हूं तो मेरा तो 8वां 9वां सुर भी लग जाता है, लोग कहते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 7 स्वर जो होते हैं एक्चुअल में 7 शुद्ध स्वर होते हैं। अच्छा। और 5 कोमल स्वर होते हैं। तो हारमोनियम में जैसे आप देखेंगे उसमें 3 सप्तक होता है, मिडिल का समझ लीजिए, और उससे पहले का जिसको हम मंद्र सप्तक कहते हैं, मध्य सप्तक, फिर तार सप्तक, 3 स्केल इसको माने गए हैं। और उसमें जैसे हम सा लेते हैं, फिर शुद्ध रे, सा रे गा मा पा धा नी, तो रे और सा के बीच में एक वाइट जैसा जो रीड होता है उसको हम कहते हैं कोमल स्वर। अच्छा। मैं हारमोनियम की भाषा में बताना चाहूँगा, उसको कहते हैं कोमल स्वर। और वैसे ही जब गा आता है तो गा और रे के बीच में भी एक स्वर होता है, उसको कहते हैं कोमल गा। फिर माँ आता है, माँ और पा के बीच में एक स्वर होता है जिसको कहते हैं तीव्र माँ। फिर आता है धा, धा और पा के बीच में होता है उसको कहते हैं कोमल धा, और नी से पहले आता है कोमल नी। इस तरह से 5 कोमल स्वर होते हैं जिसमें एक तीव्र माँ होता है, और 7 शुद्ध, तो 7 और 5 12 स्वर हुए। ऐसे आप 12 स्वर समझ लीजिए। और सर, पहला सा लगता है, फिर आखिरी में भी सा लगता जी, है। जी, जी। हम सुनते सारे गामा पाधा नी सा, जी, उस जी। सा की क्या, जो सारे गामा पाधा नी तक भी तो हो सकता था क्या? नहीं नहीं नहीं, एक 7 हमारे स्वर सारे गामा पाधा नी, और यहाँ तक 12 कंप्लीट हो जा रहे हैं, 7 शुद्ध स्वर और 5 कोमल स्वर मिला के। फिर जो अगला सा शुरू हो रहा है, तो मैंने पहले बताया जैसे मध्य सप्तक होता है, और उसके बाद जो अगला सा आता है उसको हम तार सप्तक कहते हैं, जिसको हाई नोट, जैसे सारे गामा पा धा नी, नी में खत्म हो, फिर सा, ये शुरू में किया,
सारे फिर शुरू हो गए, देखिए। अच्छा। अब फिर अगर सा ये लोअर का हो गया। तो ऐसे करके सप्तकों को बांटा गया है अलग अलग विभागों में। सर हमने सुना है कि जैसे लोग गाते हैं वो अपनी स्केल खुद मैच करते जी जी हैं। बिल्कुल। कोई जैसे आपने कहा तार में गाता है, कोई मध्यम में, तो ये कैसे करते हैं? आवाज़ के हिसाब से रहता है, जैसे मैं गाऊं तो किसी में भी गा सकता हूं कि आप भी किसी में गा सकते हैं? और महिलाओं के लिए भी सुना हूं कि कम ज़्यादा कैसा होता है, मैं केवल सुना हूं और आपसे जी जानकारी पूरी ले रहा जी हूं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो आवाज़ होती है ये तो कुदरती देन होती है भगवान की। जी। लेकिन किसी का स्केल जो होता है, आवाज़ की टोनल क्वालिटी होता है, किसी का बहुत लो होता है, किसी का बहुत हाई रेंज तक जाता है। जी। हाई रेंज तक जैसे हम हमारे लीजेंड है मोहम्मद रफ़ी साहब को सुने, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुने। उनकी आवाज़ खासकर फ़तेह अली खान साहब जी के तो हारमोनियम कुछ पार चली जाती है। अच्छा। और उसी तरह से हम गज़लों में जैसे जगजीत सिंह जी साहब को सुनते हैं, तो बहुत लोग आते हैं। लोग आते हैं उसका मतलब ये नहीं कि अच्छा नहीं गाते हैं वो या बुरा गा रहे हैं। आपकी आवाज़ की जहाँ तक सुरों में अच्छे से आप जा सकें, सुरों में पहुंचा जा सके आपकी आवाज़ लो नोट से हाई नोट तक। अच्छा। एक तो वो जगह आपको समझ कर गानी चाहिए। दूसरी ये होती है कि आपका जो जो गीत आप गाने जा रहे हैं उसका भाव क्या कहता है, वीर रस का है कि करुण रस का है, तो उस अनुसार स्केल को चुना जाता है। अच्छा। लेकिन मुख्यतः इसमें मुख्य रूप से आपके गले के ऊपर ये डिपेंड होता है कि आप क्या स्केल चुन रहे हैं। मतलब हमारा गला जिस स्केल तक खींच हाँ सकते हाँ हैं हम हाँ, बस उसको वही। वहां तक गाने आसानी चाहिए। से आसानी और सर जैसे आपने जगजीत सिंह के बारे में बताया, से। जी जी आपने उनसे मुलाकात भी की। जी जी पहले जैसे आपने बताया कि मैं सुना था जगजीत सिंह की मेरी आवाज़ उनकी तरह है, मगर आप जानते नहीं थे जगजीत सिंह कौन है। जी 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 फिर आपने उनको सुना और ठान लिया कि मुझे उनसे मिलना है। जी जी। एक ठानना अलग चीज़ है और उस मुकाम को हासिल करना अलग चीज़ है। तो ये दोनों भिन्नताओं को आपने कैसे समावेश किया? आपने सोचा, ठाना और फिर उनसे मुलाकात की। जी 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 तो इस बिल्कुल। यात्रा के बारे में आप हमें बताएं। जी जी जी। जगजीत सिंह जी को जब मैं पहली बार जाना, तो जब मैं खैरागढ़ विश्वविद्यालय गया था, वहाँ से लौटने के बाद मैंने केवल उनकी आवाज़ आपकी मिलती है ऐसा सुना था। मैं कभी सुना भी नहीं था उनका रिकॉर्डिंग। तो जब मैं घर लौट कर आया, मैं 88 की बात आपको बता रहा हूँ, तो उस समय दूरदर्शन में उनका एक गीत बज रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि जगजीत सिंह है। रात 11 बजे थे, मुझे याद है। मैं एंटीना को घुमा कर देख रहा था अच्छा। और मुझे लगा कि इनकी आवाज़ जो है मुझसे कुछ मिलता जुलता है, मुझे ऐसे लगने लगा। बाद में जब देखा कि उनका नाम है जगजीत सिंह, अरे ये तो बहुत अच्छा गाते हैं। फिर मैं उनके कैसेट मार्केट में ढूंढने लगा, तो उससे बड़ी महंगी महंगी कैसेट आती थी। उनका कैसेट खरीदना भी बड़ा मुश्किल होता है। फिर कुछ हमारे जो दोस्त हुए जो जो उनको सुनते थे, तो उनके ज़रिए मैंने उनका कैसेट समझ लीजिए, उनके ज़रिए मुझे सुनने को मिला और समझने को मिला, और उसमें रुचि बढ़ती गई। और उसके बाद आफ्टर 12th मैं जब खैरागढ़ विश्वविद्यालय गया, वहाँ ग्रेजुएशन किया, तो जब मुझे मौका मिला लंदन जाने का, तो लंदन में एलिंग करके एक जगह है, वहाँ एक होटल है जहाँ पर मैं सिंगिंग वगैरह कर रहा था। तो उस दिन जगजीत सिंह जी का बर्थडे था, और एक इत्तेफाक से उसी दिन मेरा भी जन्मदिन था। आह क्या तो बात। मेरा सेलिब्रेशन मेरे दोस्त कर रहे थे और मैं गाना गाए जा रहा था मस्ती में, समझ लीजिए। और गेट टुगेदर जैसा कार्यक्रम चल रहा था। उसी होटल में उनका आना हुआ। जब आए तो मैं उन्हीं की गज़लें गा रहा था, तो वो दूर से देखे, मैं भी देखा उनको, वो भी देखे मुझे। और फिर उसके बाद मैं दौड़ता हुआ उनके पास गया, और बस मिलना मिलाना हो गया, और बातें खूब सारी हुई, और बस उनका सानिध्य मुझे कुछ दिनों तक प्राप्त हुआ। तो आप कौन सी गजल गुनगुना रहे थे जी आप जी उनके जी सामने, जी वो जी हम आपसे सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जगजीत सिंह जी की ही है। कौन आएगा यहाँ, कोई ना आया होगा, कौन आएगा यहाँ, कोई ना आया होगा, मेरा दरवाजा हमामों ने हिलाया होगा, वाह। कौन आएगा यहाँ, कोई ना आया होगा।
गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो। वाह। गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो। आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा, कौन आएगा यहाँ, कोई ना आया होगा। कैफ परदेस में मत याद करो अपना मकान। कैफ परदेस में मत याद करो अपना मकान। अब के बारिश ने उसे तोड़ गिराया होगा, कौन आएगा यहाँ, कोई ना आया होगा। मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा। हवाओं ने दरवाजा हिलाया कि नहीं, मगर हमारे दिल के जो तार हैं आपकी इस गजल ने उसे हिला दिया है। और इतनी बढ़िया गजल आपने हमें सुनाई। और सर अभी आप गजल सुना रहे थे, फिर एकदम से गीत की ओर आए, तो इसका क्या कारण है, क्या राज है? क्या आप गीत भी लिखते हैं, गाते हैं या उसकी कंपोजिशन करते हैं? मैं कंपोजिशन ही करता हूँ। और गज़लों से गीत की ओर आना, देखिए समय बदलता रहता है और समय के जैसे रुझान होता है वैसे ही आदमी को ढलना पड़ता है। गज़लों की जो बैठकें होती थी, होम सीटिंग होती थी, बहुत सारे जो उसको समझने वाले जब बैठते हैं तब उसको गाने में आनंद आता है जी। और इस दरमियान एक समय ऐसा आया था कि काफ़ी सारे लोग सुनते थे, उसके बैठकें भी होती थी, लेकिन अभी वो थोड़ा सा कम भी हो गया है। लोगों का रुझान, तो मैं नहीं कहता रुझान कम नहीं हुआ है, गज़लें गाने वाले काफ़ी अच्छे लोग हैं, लिखने वाले भी काफ़ी अच्छे लोग हैं। पहले आप सुनते होंगे पिक्चरों में भी बहुत सारी गज़लें हमारी, जो ऐ दिले नादा हम खयाम जी का जैसे आया था, या फिर आज जाने की जिद न करो, फरीदा खानम जी ने गाया, काफ़ी चर्चित हुआ है। आज के दौर में अरिजीत सिंह जी अपने स्टाइल से उसको गा गए हैं। और पुरानी जो गज़लें हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब ने कई पिक्चरों में अपनी आवाज़ दी हैं। साथ ही हमारे जितने भी लीजेंड हैं उनमें से एक प्रमुख नाम है, जैसे गुलाम अली हो गए, चुपके रात दिन। जी जी। तो काफ़ी लोग इसको सुनते हैं लेकिन ये गज़ल ही है करके ये भी नहीं जानते थे जी उस जी। दौर में। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, या फिर किसी नज़र को तेरे इंतज़ार आज भी है। लेकिन जब जगजीत सिंह जी के दौर आया, उन्होंने सबसे पहले जो गज़ल, तो हम नहीं कहते गीत नुमा गज़ल भी कह सकते हैं, चाहे गीत कह लीजिए आप, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, प्रेम गीत से उन्होंने शुरुआत किया। या फिर तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना सा है, काफ़ी लोगों ने इसको सराहा। तत्पश्चात आज के दौर में एक मूवी आई थी उनके, आमिर खान जी जिसमें काम किए थे, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। सरफरोश। सरफरोश, जी जी जी। तो उसमें उन्होंने आवाज़ दी। फिर चिट्ठी ने कोई संदेश, काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। और अभी एक और आए थे, कोई फरियाद। जी। ये सारी जो चीज़ें हैं, तो लोगों का अपना अपना शौक़ होता है, अपने अपने सुनने के तरीके होते हैं। लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि गीतों का प्रचलन ज़्यादा है, लोगों को समझने में आसानी होती है, इस वजह से मैं भी
गीतों की ओर थोड़ा सा रुचि लेना शुरू किया, लेकिन मूल रूप से मैं गज़ल ज़्यादा पसंद करता हूँ। बैठे के अगर हो तो मैं गज़लें सुनाना पसंद करूँगा, जैसे लोगों की रुचि वैसे ही ढला हूँ। और आपने बहुत बढ़िया ढंग से इसे बताया। मेरा अगला प्रश्न भी मैं कहने वाला था मगर आपने उसका उत्तर दे दिया। इस बदलाव को कैसे, कि एक समय था जो फिल्मों में जैसे गज़ल होती थी, हालांकि कम होती थी, बहुत कम मूवीज़ हैं जहां गज़ल सुनाई जाती थी या सुनते थे लोग, मगर धीरे धीरे वो कम से बहुत कम होता जा रहा है। इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि सुनने वाले अधिकतर गीत सुनते हैं या वेस्टर्न कल्चर जैसे आपने बताया कि आता जा रहा है। तो क्या इसे किसी तरह से वापस लाया जा सकता है? कैसे एक माहौल बदला जा सकता है कि आज की युवा पीढ़ी भी एक जो डांस भरे गाने रहते हैं वहाँ से उठकर ये संजीदा गज़लों की ओर उनका रुख हो सके? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले तो ये कि हमारा संगीत कम हो रहा है, ये नहीं, कम हम कह ही नहीं सकते हैं, जी। क्योंकि हम जिसको कम आंक रहे हैं दूसरी दुनिया के लोग या फिर विदेश के धरती में उसी को सराहा जा रहा है। क्या? पंडित रविशंकर कहाँ है या कहाँ चले गए, तो अमेरिका चले गए और वहाँ के उनको ग्रैमी अवार्ड मिल रहा है। तो कहाँ का संगीत है? भारतीय संगीत है। हमारे उस्ताद जाकिर हुसैन कहाँ के? हमारे हिंदुस्तान के। पूरी दुनिया उनको सुनते हैं, क्या बजाते हैं? हमारा भारतीय संगीत। ऐसे ही आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा संगीत चल रहा है कि हम बहुत सारे पॉप संगीत कह सकते हैं उसको, जी। थोड़ी देर के लिए उस शरीर का थिरकन है, आपका शरीर का मन को ऐसा कर देगा कि बिल्कुल झंकृत कर देगा, पैर थिरकने लगेंगे, लेकिन उसके बाद आप बंद करके देखिए, मन आपका अशांत भी हो जाता है। जब रिलैक्स की बात आती है, किसी भी आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी जाइए, तब तो शोध भी करने लगे कि कैंसर में भारतीय संगीत में ऐसा कौन सा राग है जिसको हम सुने तो लोग, कैंसर के मरीज जो कोमा में चला गया है उनको भी संगीत सुनाकर उनको बाहर लाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो गाय दूध कम देती है, अगर आप वहाँ संगीत की ध्वनियाँ बजाएं तो गाय के दूध में बढ़ोतरी हो रही है। तो हमारा संगीत इतना विख्यात है। तो धीरे धीरे देखिए लोगों का रुझान रहता है, जैसे ये रहता है कि पिछले दौर के लोग जब मोहम्मद रफ़ी को सुनते थे तो उसमें आनंद आता था, अभी के लोग अरिजीत सिंह को सुन रहे हैं, लेकिन पुरानी जो चीज़ें थे वो आज तक हमारे आत्मा में बसी हुई है। अभी के आता है और चला जाता है। संगीत वही है, लेकिन सुनने वालों का अपना एक अलग दृष्टिकोण होता है। मैं किसी संगीतकार को छोटा नहीं कहूँगा या किसी के मैं ये नहीं कहूँगा कि छोटा है बड़ा है, अपना अपना दृष्टिकोण होता है। जैसा समय बदलता है, जैसे रुचि होती है, लोग उसमें ढलते हुए चले जा रहे हैं। बहुत बढ़िया आपने बताया, और जैसी कुछ जानकारियाँ आपने दी कि कैंसर के इलाज के लिए भी, और गाय यदि कम दूध देती है उसमें भी संगीत का उपयोग करके उन्हें सुना करके बिल्कुल उसमें बिल्कुल बिल्कुल। बढ़ाया जा सकता है, वृद्धि की जा सकती है। हाँ उसको म्यूजिक थेरेपी भी जी अपन जी कह सकते हैं। और सर, जैसे शुरुआत में हमने आपसे पूछा था कि बहुत सारी विधाएं होती हैं, आपने सब विधाएं बताई। इसमें जैसे तबला वादन वगैरह भी, मतलब किसी यंत्र जी 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 को बजाते हैं, और आपने गायन चुना। जी जी तो गायन ही क्यों चुना आप? और हम तो ये जानते हैं कि आप बहुत सारे वाद्य यंत्र भी बजा सकते हैं, जी जी तो जी। इसकी क्या खास वजह है? और कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि मैं गायन के क्षेत्र में जाऊं या फिर तबला वादन के क्षेत्र में जाऊं? कई लोग को हम सुनते हैं कि उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है मगर वो तबला वादन करते हैं, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी क्या वजह होती है? आवाज़ बहुत अच्छी है और तबला वादन करते हैं, और जो तबला बजाते हैं वो लोग बहुत अच्छे गाते भी हैं। जी। इसके कई उदाहरण हैं। जैसे आप उस्ताद गुलाम अली खां जो बहुत प्रसिद्ध गज़ल गायक हैं, वो तबला वादक भी अच्छे रहे, बहुत अच्छे तबला बजाते थे, पूरी दुनिया उनको जानती है गज़ल के नाम से। रूप कुमार राठौर जी इतने अच्छे सिंगर हैं हमारे बॉलीवुड के, वो पूर्व में तबला भी बजाते थे। मैं स्वयं भी तबला सीखा हूँ, अच्छा। क्योंकि अच्छा आपको गायन करना है तो आपको तबला बजाना आए चाहे मत आए, लेकिन उसको समझने के लिए अगर आप सीख लेते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। क्योंकि स्वरों के साथ में लयकारी भी होती है, साथ में ताल का पक्ष भी होता है। और जब कोई कंपोजिशन आप करते हैं, किसी भी गाने का आपको धुन बनाना है, तो सबसे पहले जो लिखने वाले हैं उनका भाव पक्ष क्या है, कैसा लिखा है, ये सब तो होता ही है। साथ में वो किस छंद में लिखा गया है, कितनी मात्राएं होती हैं, अच्छा। तो उसके अनुसार हमको जो विधिवत जो एक शैली होती है उसका ताल निर्धारण करना पड़ता है कि ये मैं इसको इन धुनों पर डालूंगा और इसका ताल ये होगा, ये क्रम बन जाता है हमारा। इसलिए तबले की आवश्यकता पड़ती है। तो सीख ले तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे सौभाग्य मिला खैरागढ़ में आदरणीय जमुना प्रसाद जी पटेल जी जो मेरे गुरुजी रहे, उनके सानिध्य में मैंने सीखा। और रहा बात अलग अलग विधा की, तो इसमें तो अथाह सागर है।
सितार सीखें कि तबला सीखें कि गायन सीखें, ये निर्धारण क्या है, जो आप में क्षमता रहती है। तो पूर्व में मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिसको अगर गाने की इच्छा है, आवाज़ अच्छी है थोड़ा सा भी, तो उनको गायन सीखना चाहिए। क्यों गायन क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि गायन के साथ में आपका वादन भी जुड़ जाता है, आपके साथ तबला की संगति भी होती है, आपके साथ हारमोनियम में संगति, आपके साथ इंस्ट्रूमेंट में कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है। जब कथक करने वाले कथक डांस करते हैं तो उसमें भी गायन होता है। तो सभी विधाओं को आप, एक गाने वाला लगभग सभी विधाओं को समझने की क्षमता हो जाती है। इसलिए मैं गायन को प्रमुख रूप से मानता हूँ। और ये गुण मैंने अपने से नहीं सीखा, ये मेरे दादाजी तो कथक करते थे। जब मैं खैरागढ़ गया तो हमारे रायगढ़ के बहुत बड़े नृत्याचार्य हैं आदरणीय श्री रामलाल जी, जो अभी वर्तमान में हैं ही, और रायगढ़ दरबार के दो प्रमुख कथक नृत्यकार हुए, कार्तिक राम जी और कल्याण दास जी। तो उनके सानिध्य में उन्होंने सीखा है। तो उनके निर्देशन पे उन्होंने कहा कि तुम गायन करो। अच्छा। क्योंकि डांस तो सभी लोग करते हैं, तो उनके निर्देशन अनुसार मैंने गायन को चुना। और बढ़िया चुना आपने, और ये सही फैसला था। और हमारे इस कार्यक्रम के सर दो पक्ष रहते हैं, एक तो हम बातचीत करते हैं, दूसरा की गीत सुनते हैं। और कभी कभी ऐसा रहता है कि बातचीत हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करते हैं, गीत सुन लेते हैं। मगर आपसे जो जानकारियाँ मिल रही हैं तो ऐसा लगता है कि हम इसको रोके ना, सुनते रहें। मगर जब गीत सुनते हैं तो ऐसा लगता है वो सुनते रहें। तो हम दोनों ज़्यादा देर तक ना अलग नहीं रहना चाहते। तो बातचीत तो हो चुकी है, और एक और कोई गीत हम आपसे सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। गुलाम अली जी की एक छोटी सी कोशिश है। ये कौन आ गई दिलरुबा महकी महकी, ये कौन आ गई दिलरुबा महकी महकी, फिजा महकी महकी, फिजा महकी महकी, हवा महकी महकी, ये कौन आ गई दिलरुबा महकी महकी। वो आँखों में काजल, वो बालों में गजरा, वो आँखों में काजल, वो बालों में गजरा, हथेली पे उसकी, हथेली पे उसकी, हिना महकी महकी, ये कौन आ गई दिलरुबा महकी महकी। खुदा जाने किस किस की ये जान लेगी, खुदा जाने किस किस की ये जान लेगी, ओ कातिल अदावो, कातिल अदावो, सबा महकी महकी, ये कौन आ गई दिलरुबा महकी महकी। सवेरे सवेरे मेरे घर पे आई, सवेरे सवेरे मेरे घर पे आई, ये हसरत ओ बादे, हसरत ओ बादे
सबा महकी महकी ये कौन आ गई दिलरुबा महकी महकी फिजा महकी महकी फिजा महकी महकी हवा महकी महकी ये कौन आ गई दिलरुबा महकी महकी। रेडियो धुम की हवाओं में और फिजाओं में बिल्कुल आपके सुर का राज चल रहा है। और सर, हम प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं जी, जी। और आपने कई मंचों में हिस्सा लिया, जी, जी। तो बहुत सारे मंचों में आपने हिस्सा लिया होगा, तो कुछ खास मंच जिसका किस्सा आप हमसे शेयर करना चाहें, और या फिर आपको लगता है कि यहाँ पहुँचना आपके लिए पहले एक सपना था जी, जी, और जी। वो साकार हो गया। जी 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 जी। एक तो मैं बिल्कुल जंगल कह लीजिए, आदिवासी इलाका कह लीजिए, ललूंगा डेवलप तो हो चुका है। 25 साल पहले वहाँ की स्थिति क्या थी और वहाँ से निकलकर खैरागढ़ पहुँचना और खैरागढ़ में कल्पना करना लंदन जाने का, एक तो ये सपना साकार हुआ। दूसरी बात है कि मैं उस दौरान यहाँ चक्रधर समारोह होता है रायगढ़ में, जी। जो बड़ा मंच है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। उस समारोह को देखने में रात को बस से आता था और रात भर किसी कोने में बैठकर देखता था और पूरी रात गुजर जाते थे। फिर सुबह बस जब मिलता था फिर वापस जाता। वो मंच की कभी मैंने कल्पना नहीं की थी। उसमें मुझे 3 बार अवसर मिला, जो इतना प्रसिद्ध कार्यक्रम है, पूरे विश्व विख्यात कलाकार आते हैं। दुनिया के मंचों पे गाने का अवसर तो मुझे बहुत अच्छा मिला है, समझ लीजिए। कई टीवी चैनलों में गाया, रेडियो स्टेशनों में गाया, लेकिन मेरा मन समझ लीजिए उस समय ऐसा प्रफुल्लित हुआ जब मुझे अपने रायगढ़ में अपने घर में गाने का मौका मिला। क्योंकि दुनिया में कई मेरे मित्र हैं मुझसे कहते भी थे कि आप तो हर जगह गाते हैं लेकिन यहाँ कोई नहीं जानता। तो उस सवाल का जवाब मुझे तभी मिला जब मैं चक्रधर समारोह में 2014 में गज़ल सिंगर के रूप में पहली बार गाया। तत्पश्चात 2018 में भी मैं प्रमुख जो उद्घाटन समारोह होता है जिसमें गणेश वंदना मेरे द्वारा की गई, फिर और साथियों के साथ भी संगत करता रहा। बहुत बढ़िया आपने कहा, और कहा घर आने में जो खुशी मिलती है, घर में जो खुशी मिलती है, तो एक बड़े शायर हुए, उनकी 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि संगे मरमर पत्थर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूँ बनिए की दुकानों में नहीं मिलता, और शाम होती ही पंछी लौट आते हैं घोंसलों में, वाह वाह वाह। जमीन में जो सुकून है वो आसमानों में नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और आपके संगीत में हम बिल्कुल गोता लगा रहे थे, और जब हमने शुरुआत की इस प्रोग्राम की और कहा कि आप म्यूजिक टीचर हैं ओपी जिंदल स्कूल में, वहाँ के मैं कुछ भी प्रश्न आपसे नहीं पूछ पाया, तो आप कब से सिखा रहे हैं, और सिखाते समय बहुत सारे बच्चों को आपने सिखाया होगा, तो आपका कोई स्टूडेंट जो बहुत ऊपर तक गया हो उसके बारे में आप हमें कुछ बताना चाहें। और एक प्रश्न साथ में और भी जोड़ दे रहा हूँ। जी जी जी। शुरुआत जैसे हमने की थी कि कुछ को तो गॉड गिफ्टेड ये कला होती है, कुछ सीखते हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है उनके लिए जिनको ये कला भगवान की देन नहीं है, कुदरत की देन नहीं है, और आप उनको कैसे सिखा पाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा ये सबसे बड़ी बात तो ये कि ओपी जिंदल स्कूल बहुत बड़ा प्लेटफार्म है रायगढ़ में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा शिक्षा तो सभी स्कूलों में मिलती है, सब जगह अपने अपने जैसा भी वहाँ का क्रम है सब जगह सुचारू रूप से चलता है और बेस्ट सभी देते हैं। लेकिन जहाँ तक संगीत की बात आती है, संगीत में हमारे स्कूल में मूलतः जैसे कि मैं तो हूँ ही, मेरे साथी भी हैं जिसमें तबला से हैं, कथक डांस के भी टीचर हैं, भरतनाट्यम के हैं, तो सारी विधाएं वहाँ पर है। आप जो विधा सीखना चाहें वहाँ सीख सकते हैं और विद्यार्थियों को पूरा अवसर दिया जाता है वहाँ सिखाने के लिए। पर्याप्त समय है। सीखने वालों के पास यदि मन है स्कूल के अलावा जिसमें रुचि रहती है तो हम उनको मार्गदर्शन भी देते हैं कि आप संगीत की विधा के साथ साथ आगे अपने जो जीवन का लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त कर सकते। और जैसे आपने कहा कि गॉड गिफ्टेड होते हैं, नए स्टूडेंट को आप कैसे सिखाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो बिल्कुल संगीत नहीं जानते हैं ना, उनको आप सिखा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि उनके पास कोई प्रश्न ही नहीं होता। सबसे प्रमुख होती है कि बेटा आपको सा, यस सर, रे, तो सीधा सीधा करते जा रहा है, वो केवल मुझे फॉलो कर रहा है। लेकिन ये थोड़ा मोड़ा जो सीखे हुए रहते हैं कि नहीं तो थोड़ा सा मैं ऐसे कर लूँ ऐसे कर लूँ, तो उसको सिखाने में बड़ी मुश्किल होती है उनके साथ में,
क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक ही हो जाता है। और भगवान ने जिनको किसी आर्टिस्ट के घर में पैदा किया है या किसी वजह से घर में ही संगीत है, तो उनके लिए मैं बात तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन उनमें भी हर किसी के घर में आर्टिस्ट हो तो सभी कोई संगीत प्राप्त कर लेते, ये जरूरी नहीं होता। जी। ये विरासत में किसी किसी को जिसको कुदरत ने बख्शा है उन्हीं के पास में आती है। तो विद्यार्थी हैं और धीरे धीरे सीखते सीखते जैसे भी रुचि उनकी बढ़ती जाती है, हम लोग कोशिश करते हैं। और जो प्रमुख जो संगीत की विधिवत जो शिक्षा होती है, जहाँ से बेसिक जो चीज़ें होती हैं, हमारे यहाँ वेस्टर्न भी सिखाया जाता है। अच्छा। भारतीय संगीत के अलावा पाश्चात्य संगीत का भी, जिसको स्टाफ नोटेशन हम कहते हैं, हम तो अपने शास्त्रीय संगीत सारे गा मा पा धा नी यहाँ से जो बेसिक चीज़ें वहाँ शुरुआत करते हैं, साथ ही पाश्चात्य संगीत को भी हम लोग वहाँ सिखाते हैं। तो जैसी आपकी रुचि, और अगर किसी में क्षमता दिखता है कि इसमें रुचि है, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। और सर, स्कूल के अलावा आप निजी रूप से भी सिखाते हैं? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो सीखना चाहते हैं, करना भी चाहते हैं और कर भी सकते हैं, मगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से वो कहीं जा नहीं पाते, सीख नहीं पाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं खुद संघर्ष किया हूँ, और मैं जो लोग इस विधा में आगे बढ़ना चाहते हैं या जो कुछ कर नहीं पाते, ऐसे कई कलाकारों का मैं सहयोग करता हूँ। और जहाँ तक हो सके रिकॉर्डिंग में, कंपोजिशन में, या फिर संगीत से संबंधित कुछ भी आप समझ लीजिए मदद करने में, कई विद्यार्थियों को जैसे एडमिशन कराने में भी मैंने सहयोग किया है, जिनका सामान्य रूप से एडमिशन बड़े बड़े विश्वविद्यालय में लेना मुश्किल हो जाता है। उनमें काफ़ी अच्छी कला है, फिर भी आर्थिक रूप से मदद नहीं हो पाते, तो ऐसे कि मैं सहयोग करता रहता हूँ। कुछ लोग जो आजकल एल्बम निकालना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि स्टूडियो क्या होता है, स्टूडियो में जाने के बाद सिंगिंग कैसे करनी होती है, तो विधिवत उनको माइक्रोफोन में कैसे गाना चाहिए, कैसे रिकॉर्डिंग होता है, ये सारी चीज़ें मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ। जो मेरे सानिध्य में आते हैं, चाहे कोई भी हो, मैं उनके लिए सहयोग के लिए हमेशा तत्पर भी रहता हूँ। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। जी, बहुत बढ़िया गाना था ये। और मोहब्बत तो सर आपसे इतनी है कि हम आपको गम नहीं, सब खुशियाँ देंगे। और जितने भी हमारे रेडियो धूम के श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, वो घर में ही उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि हम किसी महफिल में बैठे हैं। तो सर, प्रोग्राम में कब समय निकल गया आपकी गीत सुनते सुनते, आपसे बात करते करते, पता ही नहीं चला। और हम जाते जाते आपसे संदेश एक लेना चाहेंगे हमारे उन श्रोताओं के लिए जो संगीत में रुचि रखते हैं और करियर बनाना चाहते हैं। और रेडियो धूम में आके आपको कैसा लगा? रेडियो के बारे में आप हमें कुछ कहना चाहें? जी जी जी, मैं कहना चाहूँगा, मुझे बहुत खुशी है रेडियो धूम में आकर। और जो श्रोता है उनसे मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जो प्रमुख रूप से संगीत का माध्यम है वो रेडियो ही है। जी। 20 साल पहले, 25 साल पहले हमारे पास टीवी था ही नहीं, किसी के यहाँ जाकर देख लेते थे, लेकिन जो संगीत सुनने का सबसे बड़ा माध्यम था वो रेडियो ही होता था, जिसको सुन सुनकर मैं सीखा हूँ। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, आपके अपना रायगढ़ में धूम मची हुई है, तो उससे आप बिल्कुल किनारा मत होइए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए और संगीत में अपनी रुचि को बढ़ाइए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। जी पटेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो साथियों, ये था आज का प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे मेहमान थे श्री जगमोहन कुमार पटेल जी, जिनसे आज हमने सुनी कुछ गजल, गीत और जाना संगीत के विषय में। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। और हम आपको बता दें, इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर शुक्ला। तो साथियों, इसी के साथ अब मुझे यानी अपने दोस्त आरजे राघव को दीजिए अनुमति। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में। नमस्कार।